तो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है वेव मोशन। हाँ, ये एक मोशन है, लेकिन ऐसा मोशन है कि जो हमको लगता है वैसा नहीं होता है। चीज़ें थोड़ा असलियत में ये है कि चैप्टर काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, हर चीज़ का व्हाई हाउ और उसका आंसर है, लेकिन एंट्रेंस वाले और स्कूल वाले लिमिटेड क्वेश्चन उसके ऊपर पूछते हैं। तो सारे नोट बना के, बहुत लंबा सा नोट बनाने से बेहतर है कि सारा चीज़ हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन लिखेंगे जितना हमको चाहिए वो ठीक रहेगा। नहीं लिखेंगे जितना हमको चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। सो व्हाट इज ए वेव, लेट अस स्टार्ट विथ। चैप्टर इजी है मान लो, लेकिन क्या है कि इतने सारे नए कंसेप्ट है, नए चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ों को पहली बार मेमोराइज करने में क्या होता है, आपको वेव के बारे में थोड़ा बहुत कुछ मालूम होगा तो भी इक्वल एफ लैम्डा जानते होगे माइनर क्लासेस में, दैट्स ऑल। लेकिन वो भी पहुंचा कैसे, क्या है एक वेव, ये सारा कंसेप्ट देखेंगे। तो इतने सारे नए चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसलिए चैप्टर डिफिकल्ट बन जाता है, जबकि चैप्टर डिफिकल्ट है नहीं। अच्छा, वेव का मतलब हुआ प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी जा रहा है तो प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी को हम कहेंगे वेव। अब एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो मैं आपको दो तरीका बताता हूँ। पहला हुआ कि सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है और मैं क्या किया, यहाँ से किसी एक पत्थर को कुछ काइनेटिक एनर्जी देके फेंक दिया, तो गया पत्थर, इसको टकराया। जैसे ये पत्थर इसको टकराया, ये जो ब्लॉक रखा हुआ था ये फेंका गया, या फिर इसमें कुछ हलचल आया, इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आया। वो काइनेटिक एनर्जी शुरू में कहाँ था, यहाँ था, इसने गया यहाँ पर और टकराया तो कुछ काइनेटिक एनर्जी इसको दिया, मतलब एनर्जी यहाँ से यहाँ पर गया है। हाँ, ये भी तो प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी हुआ। लेकिन इसमें हुआ क्या, साथ साथ ये जो पत्थर जो एनर्जी को लेके यहाँ से कैरी करके उसके पास गया और उसको एनर्जी दे दिया। Here is a matter which is carrying the energy and reaching here and imparting the energy। बात समझ में आया ना? दूसरी केस में सोचो, मैं कुछ बोल रहा हूं और तुमको सुनाई दे रहा है, तो मेरे यहाँ से जो साउंड एनर्जी निकल रहा है वो तुम्हारे पास पहुंच रहा है, लेकिन बीच का कोई मीडियम मूव कर रहा है क्या, मूव नहीं कर रहा है। और मैं टॉर्च लाइट जलाया तो लाइट यहाँ से गया उधर गिरा, यहाँ से शुरू हुआ उधर जाके वॉल पे गिर रहा है, लेकिन बीच का मीडियम तो मूव नहीं किया। तो दिस इज ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एक जगह से दूसरी जगह गया है कि नहीं। तो इसको भी हम कहेंगे वेव। वेव क्या है, इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। मैटर मूव नहीं करेगा, ओनली एनर्जी मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो हम इसको कहेंगे वेव। बात समझ में आया? तो पहला चीज जो हमें समझ में आया वो क्या है, वेव इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर without transport of matter। मैटर मूव नहीं कर रहा है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक स्ट्रिंग लगा हुआ है और ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इधर मान लो बंधा हुआ है, इधर भी बंधा हुआ है। आई कीप ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर हियर, आई जस्ट टिकल इट हियर इटसेल्फ। इस पॉइंट में मैं क्या करता हूँ, एक बार प्लॉक करता हूँ, खींच के छोड़ देता हूँ या फिर इसे मार देता हूँ। ऐसे मार दिया तो आप देखोगे ये हिलने डुलने लगेगा। कुछ ही समय के बाद आप देखोगे द पीस ऑफ पेपर एंड द पीस ऑफ पेपर इज थ्रोन आउट। ये जो पेपर जम करके निकल गया यहाँ से, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कहाँ से आया, हमने भेजा। मतलब मेरा काइनेटिक एनर्जी यहाँ से यहाँ पर तो गया, लेकिन बीच का जो थ्रेड था वो तो हिलता डुलता रहा, लेकिन मूव किया क्या नहीं। मैं अगर अपनी जगह ऐसे ऐसे हो रहा हूँ तो आप कहोगे क्या कि मूव कर रहा हूँ, हाँ मूव कर रहा हूँ। ऐसे पार्टिकल वाइज देखोगे तो अगर मैं ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ और somehow my signals are reaching भुवनेश्वर, तो आप नहीं कहोगे सर आप भुवनेश्वर गए, है कि नहीं। जैसे each particle is vibrating here but they are not physically moving, अपनी जगह की इर्द गिर्द वो लोग झूम रहे हैं। समझ में आ रहा क्या? तो वेव क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। समझ में आया? अच्छा, कभी जैसे मैं पूछ रहा था क्या कभी आप वेव्स देखे हो, आप बोल रहे थे हाँ समंदर में देखें,
क्या उसमें ऐसे होता है? एनर्जी इज कमिंग नहीं, उसके साथ साथ तो पानी भर भर के आता है कि नहीं? पानी भर भर के आता है। सो दैट इज व्हाट इज यू आर सीइंग एज ए वेव इज नॉट ए वेव। आप उसको वेव कहते हो, बात अलग है। सपोज किसी पॉन्ड में आप एक पत्थर गिरा, छोटा सा पत्थर गिरा दिया, टपक, तो क्या होता है उसके चारों तरफ का एनर्जी, हाँ, वाटर पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, बट द एनर्जी स्लोली स्लोली प्रोपेगेट्स, किनारे तक, दूर तक चले जाता है। सो दैट इज व्हाट इज ए वेव। अगर हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज ए पॉन्ड, और ये पॉन्ड पे एक मान लो छोटा सा कुछ पत्ता और पेपर फ्लोट कर रहा है, आप यहाँ पर कोई एक पत्थर को गिराए टपक करके, जैसे पत्थर गिरा तो आप देखोगे इसमें खलबली होगा, ये डिस्टर्ब होगा। डू यू थिंक दिस पीस ऑफ पेपर विल गो टुवर्ड्स द शोर, टुवर्ड्स द बैंक? नो, ये अपनी जगह ही तैरते रहेगा, बट एनर्जी उसके नीचे से चले जाएगा। इससे पता ये चल रहा है ये जो पार्टिकल है वो अपनी जगह हिल डोल तो रहा है, लेकिन आगे नहीं जा रहा है। When a wave is passing through a medium, the particles vibrate, but they do not physically move, leaving their mean position of oscillation. Now I hope you understand what is mean position. They all undergo a harmonic motion, and they are not leaving their mean position. अपनी mean position की चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते रहते हैं when the wave is passing. समझ में आया क्या? अब जो वेव के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो वेव हो सकता है कि किसी एक मीडियम की जरूरत करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या फिर उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मान लो कि मैं अभी चिल्ला के कुछ चीजें बोलता हूं, तो जो साउंड मेरे से आप तक पहुंच रहा है वो थ्रू एयर मीडियम पहुंच रहा है। या फिर पॉन्ड पे हम एक पत्थर गिराए तो आप देखिए कि जो एनर्जी किनारे तक जा रहा है वो तो जा रहा है, लेकिन पार्टिकल्स आर नॉट फिजिकली मूविंग, उसको एक मीडियम की जरूरत है। लेकिन सोचो तो सन से यहाँ तक जो लाइट आ रहा है, लाइट सन और हमारे बीच में इतना सारा जो गैप है उसमें काफी स्पेस है, एम्प्टी है, देयर इज नथिंग, स्टिल द एनर्जी इज कमिंग। कहने का मतलब है एनर्जी को दूसरी जगह जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हो सकता है कि एक मीडियम की जरूरत है या फिर मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर मीडियम की जरूरत नहीं है तो हम उसको कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव को और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। अगर मीडियम की जरूरत है तो उसको कहते हैं मैकेनिकल वेव। और हम लोग क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं अबाउट मैकेनिकल वेव्स, और 12th में पढ़ेंगे नॉन मैकेनिकल वेव, जिसको हम कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर जो वेव हुआ, क्योंकि कोई डिटेल्स में नहीं पूछता है इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिख रहे हैं, बस इतना लिख रहे हैं कि वेव दो किस्म का हो गया। एक हो गया मैकेनिकल वेव, दूसरा हुआ नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नॉन मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव के लिए क्या चाहिए? मीडियम इज रिक्वायर्ड, और requires a medium, requires a medium। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम की जरूरत है। यहाँ पर नो मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है, नॉन मैकेनिकल वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, जबकि मैकेनिकल वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम की जरूरत है। क्या बात समझ में आया? और हम लोग ध्यान देंगे आज मैकेनिकल वेव के बारे में। लेट अस प्रोसीड, गो पॉइंट नंबर 2। नोट पॉइंट नंबर 2। तो नोट पॉइंट नंबर 2 में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अबाउट मैकेनिकल वेव्स। कोई एक मैकेनिकल वेव एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है? अभी थोड़ी देर पहले देखे, सपोज कोई एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग पे मान लो कि एक चीज यहाँ पे छोटा सा चीज रखा हुआ है, आप यहाँ पर इसको खींच के छोड़ दिए, यू प्लग्ड इट और डिस्टर्ब इट और क्रिएटेड ए वेव हियर। यहाँ पर ऐसे एक बार मार दिए तो वेव गया, और कुछ समय बाद ये चीज भी यहाँ पर हिलने डुलने लगा। कैसे गया एनर्जी यहाँ से यहाँ तक? बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। समझ में आ रहा है?
तो वेव किसी एक मीडियम में जा सकता है, मैकेनिकल वेव, ओनली इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर एबल टू वाइब्रेट। अगर वाइब्रेट नहीं करेंगे तो वेव नहीं जा सकता। सपोज बीच में हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक खंबा था और ये थ्रेड को यहाँ पर टाइटली बांध दिए, तो जहां पर टाइटली बांधे हैं वो पॉइंट हिल सकता है क्या? हिल नहीं सकता। अब यहाँ पर आप कितना भी वेव क्रिएट करो, इसके पास कोई एनर्जी नहीं पहुंचने वाला, बिकॉज एवरी पॉइंट ऑफ दिस थ्रेड इज एबल टू वाइब्रेट, सो दे आर एबल टू ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। समझ में आया? तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया, ए मैकेनिकल वेव propagates by vibration of particles of the medium. A mechanical wave propagates by oscillation or vibration of particles of medium. Now let us consider two different examples. Suppose जो रेगुलर एग्जाम्पल मैं तब से दे रहा हूँ, एक हुआ एक स्ट्रिंग रखा हुआ है और यहाँ पे कोई चीजें रखा हुआ है, आप यहाँ पर एक वेव क्रिएट करते हो, यू फाइंड द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एंड कुछ समय के बाद ये पार्टिकल भी वाइब्रेट करने लगता है। दूसरा केस हुआ कि सपोजिंग यू से हियर आर ए नंबर ऑफ पर्सन्स स्टैंडिंग नियर बाय, सब पास पास लाइन में खड़े हैं, प्रसाद मिल रहा है, स्कूल में गणेश पूजा हुआ है, प्रसाद मिल रहा है, ऐसे करके बहुत सारे लोग लाइन पे खड़े हैं। एक बदमाश आया, ये आदमी को एक धक्का दिया, तो फिर ये इसको और ये पता चला ये जो सामने वाला जो आदमी था यहाँ पे, ये तो प्रसाद की टोकरी पे ही गिर गया, है कि नहीं? तो ये जो गिर गया यहाँ से जाके एनर्जी दिया कौन? यहाँ पर सोर्स। लेकिन क्या ये लोग फिजिकली मूव करके इसको मारे? इसको पूछेंगे कौन मारा, थोड़ी बोलेगा ये मारा, वो बोला ये मारा, इसको पूछो तो ये मारा, इसको पूछो तो ये मारा, है कि नहीं? तो एनर्जी इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर एंड हियर ईच पार्टिकल ईच पर्सन इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस। हर एक पर्सन ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट किया। अगेन मान लो यहाँ पर कोई एक खंबा होता और यहाँ पर जो एक आदमी है इस खंबे को कस के पकड़ के खड़ा रहता, तो ये गिरता क्या? This means the energy is able to go when each person is able to vibrate. Now notice two things. यहाँ पर एनर्जी इस डायरेक्शन में गया, यहाँ पर भी एनर्जी इस डायरेक्शन में गया, लेकिन यहाँ का पार्टिकल सब ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे थे, है कि नहीं? और यहाँ का पार्टिकल सब ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे थे। So accordingly the wave is categorized into two parts. One case the particles are vibrating perpendicular to the direction of propagation of wave. Other case the particles were vibrating along the direction of propagation of wave. Propagation means movement of wave. Accordingly this wave is called a transverse wave, this is called a longitudinal wave. समझ में आया? तो क्या पता चल गया? पता तो ये चल गया कि wave propagates by vibrations of the particles of the medium if the particles vibrate in a direction perpendicular to direction of propagation of wave, then it is called a transverse wave. समझ में आया? कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, इट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्स वेव. If vibrations are in direction of propagation, then it is called a longitudinal wave.
क्या बात समझ में आ गया? लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कब कहते हैं? तो बस समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। जो मैकेनिकल वेव है डायग्रामेटिकली याद रखो, नहीं तो आप नोट्स बड़े हो जाएंगे तो आप डर जाओगे फिर। जो मैकेनिकल वेव है ये मैकेनिकल वेव जो है इट क्रिएट्स वाइब्रेशन, इट प्रोपागेट्स थ्रू वाइब्रेशन। ये दो किस्म का हो गया, एक हो गया लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरा हो गया ट्रांसवर्स। और अगर वेव ऐसे जा रहा है, द वेव इज प्रोपागेटिंग इन दिस डायरेक्शन, है ना, वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में हाउ द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग, द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अलोंग द लाइन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है। जबकि इन केस ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव, ये जो पार्टिकल्स है मीडियम का, ये हर एक पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आया? वेव इधर जा रहा है और पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करें। डायग्रामेटिकली चीजें आसानी से याद रह जाता है। The vibration is perpendicular to the direction of motion of wave. वेव जिधर जा रहा है उसको परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव की केस में क्या हो रहा है, the particles are vibrating along the direction of propagation of wave। समझ में आया? अच्छा, कोई वेव ट्रांसवर्स वेव कब हो पाएगा? चलो थोड़ा सोचते हैं कि ट्रांसवर्स वेव को मूव करने के लिए या एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव को मूव करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, और किसी वेव किसी एक मीडियम में कितना स्पीड में जा सकता है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, ये नोट पॉइंट नंबर 1 गया। पॉइंट नंबर 2, वेलोसिटी ऑफ प्रोपागेशन ऑफ wave depends on the velocity of propagation of wave। वेव कितना वेलोसिटी में भागेगा किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ वेव, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। कौन सी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है? लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। टाइप ऑफ वेव एंड नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम। अब यहां पर जब नेचर में बोल रहा हूं तो फिर कौन कौन सा चीज के मीडियम का कौन कौन सा नेचर, ध्यान रहे कि डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। कोई वेव किसी मीडियम में कितने जोर से भागेगा वो डिपेंड करता है कौन सा किस किस्म का वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है कि ट्रांसवर्स वेव है। और ऑल्सो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम, मतलब उसका इलास्टिसिटी क्या है, उसका डेंसिटी क्या है। मीडियम को इलास्टिक होना जरूरी है और डेंस भी होना जरूरी है। कैसे डिपेंड करता है वो बाद में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला, हाउ दे डिपेंड, है ना। देखोगे डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी टू डेंसिटी। कोई भी मैकेनिकल वेव का वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी टू डेंसिटी, ठीक है। एनीवे, बट बिफोर दैट लेट मी मेक यू गिव यू ए लिटिल क्लैरिफिकेशन। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे बॉल्स है और किसी एक टेबल पे इनको ऐसे फिक्स कर दिया गया है। These are all steel balls mounted by, से हम कहेंगे कि यहाँ पर एक टेबल पे ये सारे बॉल्स ऐसे लगे। ये सब क्या है, ये मान लो रबर का स्टिक्स है, रबर स्टिक्स के ऊपर ये सब ऐसे खड़े हैं। अभी अगर मैं इसको एक धक्का दूंगा तो ये हिलेगा, हिलेगा तो ये इसको मारेगा, फिर ये हिलेगा तो फिर ये इसको मारेगा, ये हिलेगा तो फिर इसको मारेगा, कुछ समय के बाद ये भी हिलने लगेगा। क्या यू स्मार्ट, कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइप ऑफ वेव प्रोपागेटिंग नाउ, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स? लॉन्गिट्यूडिनल, क्योंकि सारे पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। अब सोचो
अब इसको धीरे से हम धक्का दे रहे हैं, कंटिन्यूसली हम इसको मार रहे हैं, तो पहले ये धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा और मार खाएगा, तो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा और मार खाएगा, तो धीरे धीरे और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा। एक समय आएगा जब ये इसको मारना शुरू करेगा, पहले नहीं मारेगा, फिर ये भी धीरे 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 उसका स्पीड बढ़ेगा, फिर ये इसको मारेगा, फिर ये ऐसे धीरे 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 इसका स्पीड बढ़ेगा, इसको मारेगा। मतलब हम किस स्पीड में मार रहे हैं और वेव कितना स्पीड में भाग रहा है, दो अलग अलग चीज है। ये नहीं कि हम मार दिया तुरंत भाग गया, है कि नहीं। तो ये धीरे धीरे हिलने डुलने लगेगा, इसका हिलना डुलना इसको पसंद नहीं आएगा, इधर देखेगा तो ये उसको भी मारेगा, फिर ये धीरे धीरे हिलेगा डुलेगा, फिर ये इसको मारेगा और ऐसे मारपीट होते हुए वेव चलेगा और वेव अपना स्पीड में चलेगा। समझ में आ रहा है। अब सोचो वेव कितनी जल्दी भागेगा, क्या ये डिपेंड नहीं करता है कि हाउ क्लोजली दिस पार्टिकल्स आर। ये सब अगर बहुत पास पास होते तो इसको थोड़ा सा भी छेड़खानी करो, तुरंत इसके पास एनर्जी पहुंच जाएगा, वाइब्रेशन होकर पहुंच जाएगा। दूर दूर है तो काफी ज्यादा एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेगा, तभी जाके वेव इधर आके पहुंचेगा। सो डिपेंड करता है कि हाउ क्लोजली द पार्टिकल्स आर पैक्ड, मींस व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। कौन डिपेंड करता है? वेलोसिटी। मोरओवर सपोज ये रबर स्टिक नहीं है, रबर स्टिक था इसलिए इसको मारते थे, ये ऑसिलेट करता था। मान लो कि ये एक एल्युमिनियम का वायर है, आपने पता चला इसको मारा और पता चला ये ऐसे टेढ़ा होकर रह गया, तो वेव जाएगा क्या? टेढ़ा होकर कैसे रह गया? उसके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। देयर इज नो टेंडेंसी टू रिस्टोर बैक, देयर इज नो टेंडेंसी टू रिस्टोर बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इसमें वेव को कंटिन्यू करने के लिए क्या क्या दो प्रॉपर्टी चाहिए? इलास्टिक प्रॉपर्टी होना जरूरी है, एंड इट विल डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन। द स्पीड विथ व्हिच द वेव इज प्रोपगेटिंग विल डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी एज वेल एज डेंसिटी ऑफ द मीडियम। समझ में आया क्या? अच्छा, ये इलास्टिसिटी और डेंसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, तो ये जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हम लोग लिए, आप इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मान के चलो, क्योंकि आगे बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन भी क्रिएट करता है। हम लोग जानते हैं V इक्वल टू F लैम्बडा, पढ़े ना बचपन में, कभी कभी पढ़े। जो लोग क्लास 10 पास कर गए होंगे, तुम लोग तो हर कोई पास किया है। F बढ़ाओ तो क्या होगा? वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो तो आपको, हाँ फ्रीक्वेंसी डबल कर देंगे, वेलोसिटी डबल हो जाएगा। नो 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 नो, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम, नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ घटाओ, उससे वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो फिर हाउ V इक्वल टू F लैम्बडा, वो देखेंगे हम लोग, धीरे धीरे उसमें आएंगे। कहने का मतलब ये है कि व्हेन आई एम टॉकिंग थोड़ा हैवी वॉइस है तो माय साउंड हैज ए लोअर फ्रीक्वेंसी। कोई लड़की अगर बोलती है यहाँ पर तो उसकी आवाज हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, लेकिन उसी के साउंड और मेरे साउंड, दोनों का साउंड का वेलोसिटी सेम है, कि बोथ ऑफ देम आर लॉन्गिट्यूडनल एंड मीडियम इज सेम, कॉमन। समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी ऑफ ए वेव डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम एंड टाइप ऑफ द वेव प्रोड्यूस्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, जब भी दो सिमिलर वेव्स आर पासिंग थ्रू ए मीडियम, देयर वेलोसिटी हैज टू बी सेम। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, कोई एक वेव को ट्रांसवर्स होने के लिए क्या चाहिए? जैसे ये स्ट्रिंग को देखो, ये स्ट्रिंग को ट्रांसवर्स होने के लिए क्या चाहिए? जैसे हम इसको मान लो कि थोड़ा सा एक धक्का दिए ऊपर चला गया, तो मोमेंटरली दिस शेप ऑफ द स्ट्रिंग बिकम्स लाइक दिस। और ये जो स्ट्रिंग को मैं ऐसे पकड़ के खींचा यहाँ तक, अभी छोड़ दूंगा तो एक वेव क्रिएट होगा। ये वेव जब खींचे मैं यहाँ तक ले लिया, क्या स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ नहीं गया है? हाँ बढ़ गया। सो बाय इलास्टिक प्रॉपर्टी इट विल ट्राई टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो जैसे छोड़ देंगे वापस आना कोशिश करेगा अपना ओरिजिनल लेंथ पे, करेगा कि नहीं करेगा? अगर इसमें वापस आने की टेंडेंसी नहीं होता, छोड़ देते वहीं रुक जाता, तो वेव क्रिएट होता क्या? नहीं। तो इसमें क्या हुआ? अपना ओरिजिनल लेंथ को वापस आने का एक टेंडेंसी होना चाहिए, मतलब इट शुड हैव ए टेंडेंसी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप। तो कोई ट्रांसवर्स वेव किसी एक मीडियम में जा सकता है अगर वो मीडियम में वो टेंडेंसी है कि उसका एक अपना फिक्स्ड शेप है, कुछ भी करो अपना ओरिजिनल शेप में वापस आना चाहता है। लेकिन आप जानते हो कि लिक्विड्स का अपना कोई शेप होता ही नहीं, जैसे कटोरी में रख दो वैसा शेप हो जाता है, दे हैव नो फिक्स्ड शेप। गैसेस का तो कोई वॉल्यूम ही फिक्स नहीं है, जितना जगह दे दो फैल जाते हैं, उनका भी कोई शेप नहीं होता है। सो गैसेस और लिक्विड्स के केस में ट्रांसवर्स वेव को जाने में काफी दिक्कत होता है। और अगर किसी मीडियम में किसी एक वेव बहुत डिफिकल्टी के साथ जाता है, उस मीडियम को, उस वेव के लिए एक डेंसर मीडियम कहा जाता है, और आसानी से चले जाता है तो हम इसको कहते हैं रेयर मीडियम। समझ में आया? तो थ्रू फ्लूइड्स ए ट्रांसवर्स वेव कैन नॉट इजीली पास। वाटर इज ए
denser medium for transverse wave, but same water will be a rarer medium for a longitudinal wave. क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वेव डिसाइड करता है कि ये डेंसर मीडियम है कि रेरर मीडियम है, और वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम है और वेव कैसा है। क्या मेरी बात समझ में आया? सो विल से वाटर इज ए डेंसर मीडियम फॉर ए ट्रांसवर्स वेव। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्रोपेगेट करने के लिए क्या चाहिए? सोचो लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्रोपेगेट करने के लिए क्या चाहिए? हाँ, थोड़ा जो ज्यादा बोल देंगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पर। A transverse wave as liquids, or rather we'll say fluids, as fluids have less or no longitudinal elasticity, less or no longitudinal elasticity. Longitudinal elasticity मतलब the tendency to restore the original length. इलास्टिक प्रॉपर्टी है, खींच के छोड़ो तो फिर वापस आ जाता है, इसको longitudinal elasticity कहते हैं। As fluids have less or no longitudinal elasticity, it is difficult for a transverse wave. It is difficult for a transverse wave to pass through it. तो क्या कहेंगे? वाटर इज ए डेंसर मीडियम फॉर ए ट्रांसवर्स वेव, और ए रेरर मीडियम क्या कहोगे? एग्जाम्पल के लिए कह सकते हो वाटर इज ए डेंसर मीडियम, मतलब जिसमें स्पीड कम है, डेंसर मीडियम फॉर ए ट्रांसवर्स वेव। आप कहोगे सर ये तो हम देखें कि जब हम कोई पॉन्ड में पत्थर डाल देते हैं तो ऊपर ऊपर तो वे भागता है, नो डाउट, क्योंकि वहां पर थोड़ा बहुत इलास्टिक प्रॉपर्टी आता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, है कि नहीं? ड्यू टू सरफेस टेंशन आता है। लेकिन पानी के अंदर की बात करेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पास। कोई ट्रांसवर्स वेव को इसके अंदर से पास करवाना बहुत मुश्किल है। मान लो आप पानी के अंदर खड़े हो, मान लो वी आर टोटली इनसाइड ए स्विमिंग पूल, इनसाइड वाटर। मैं अगर पानी को अपनी जगह पे ऐसे खलबली करूंगा तो आपके पास ये वेव पहुंचना बड़ा मुश्किल होगा। जबकि मैं पानी को ऐसे करूंगा एंड यू आर देयर एट द अदर एंड ऑफ द स्विमिंग पूल, यू विल सी दी वाइब्रेशंस आर रीचिंग यू शॉर्टली, बहुत क्विकली पहुंच रहा है। समझ में आ रहा ना? मैं अगर ऐसे करूंगा तो ये सिग्नल आपके पास जल्दी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वाटर का लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिसिटी नहीं है, तो रिस्टोर नहीं करेगा, दी वेव विल नॉट प्रोपेगेट। मैं अगर आप दूसरी जगह खड़े हो और आपको टच करना चाहता हूं थ्रू माई एनर्जी, और आई वांट टू पास सम सिग्नल टू यू, तो मुझे ऐसे करना चाहिए। और अब ये भी जानते होगे कि अगर आप किसी पॉन्ड के अंदर खड़े हो, स्विमिंग पूल के अंदर, उधर कोई दूसरा जंप कर गया स्विमिंग पूल में, कुछ समय के बाद मान लो वो सुन नहीं पा रहा, आप कान में ईयरफोन लगाया, बहुत जोर से मोबाइल में गाना बज रहा है ना, तो आवाज तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन वो वाइब्रेशन आके पहुंचेगा ही नहीं। कैसा वाइब्रेशन आएगा? जो वाइब्रेशन आपके पास पहुंचेगा, लगेगा नहीं पीछे से कोई धक्का दे दिया कि उठा दिया, क्या लगेगा? कोई उधर जंप कर दिया तो लगेगा कि धक्का दे दिया, बिकॉज द वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। वो ऐसे होके आ रहा है आपकी तरफ, वो आपके पास आया तो आपको भी धक्का मार दिया। Are you getting? Physics is there in everyday life. You should have a third eye to look at the things. देखोगे तो सारी चीजें समझ में आएगा। और प्लस टू का सिलेबस इतना इंटरेस्टिंग है, हार्डली ऐसा कोई चीज है जो डे टू डे लाइफ में हम लोग डील करते हैं जो प्लस टू कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। सारे के सारे एनीथिंग हैपनिंग अराउंड यू कैन बी एक्सप्लेन ऑन द सिलेबस ऑफ फिजिक्स इन क्लास प्लस टू और क्लास 11-12। समझ में आ रहा है? हाँ, तो fluids have less or no longitudinal elasticity. It is difficult for a transverse wave to pass through it. Water is a denser medium for transverse wave. Point number 4. अभी सोचो कि ये एक बहुत बड़ा सा स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग किसी एक टेबल पे रखा गया है। Just try to understand. ये टेबल पे एक स्प्रिंग रखा है। I am trying to give you a feel so that you can realize and visualize. सपोज ये स्प्रिंग को मैं यहाँ पर एक किक मार देता हूँ,
द मोमेंट आई अप्लाई ये किक, एक बहुत बड़ा सा किक, एक बहुत बड़ा सा स्प्रिंग रखा हुआ है, मान लो 10 मीटर लंबा फ्लोर पे रखा हुआ है। इमेजिन एक लंबा सा मोटा सा स्प्रिंग फ्लोर पे पड़ा है, आप एक एंड में किक मार दिए। जैसे किक मार दिए तो आप देखोगे जहां पर किक मारे तुरंत वो वाला जोन कंप्रेस हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? जब ये कंप्रेस हो जाएगा, एक बार किक मारे फिर ये खुलेगा, जब ये एक्सपांड होगा तब क्या होगा, ये बगल वाले जोन को कंप्रेस करेगा, फिर ये जब एक्सपांड करेगा बगल वाले को कंप्रेस करेगा, फिर देखोगे जो एंटायर स्प्रिंग है उसके जो डिफरेंट रीड्स है वो ऐसे ऐसे होते 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 कुछ समय के बाद यहाँ पर की वाइब्रेशन पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा। सो व्हाट इज द टाइप ऑफ वेव गोइंग हियर? द टाइप ऑफ वेव इज ए longitudinal wave. And how the longitudinal wave is propagating through this medium? By compression and rarefaction. Compression, rarefaction, compression, rarefaction. It is going like this. समझ में आ रहा है? So कोई longitudinal wave कैसे प्रोपागेट करता है? पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, मतलब कभी कंप्रेस होते हैं तो कभी रेरिफाई होते हैं, कंप्रेस होते हैं रेरिफाई होते हैं, ऐसे करते करते आगे जाता है। जो मीडियम कंप्रेसिबल नहीं है उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं जा सकता, सॉरी जो मीडियम कंप्रेसिबल नहीं है उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं जा सकता, और जो मीडियम इजीली कंप्रेसिबल है उसमें आसानी से लॉन्गिट्यूडनल वेव जा सकता है। समझ में आ रहा है? एंड यू नो फ्लूइड्स आर कंप्रेसिबल, कोई भी गैस ले लो आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हो। वाटर इज ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल, लेकिन मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल, कंप्रेस कर सकते हैं, है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे जो डिस्कशन किए उसमें से जो समझ में आया उसको लिखेंगे, तो कुछ ऐसे लिखेंगे, a longitudinal wave propagates by compression and rarefaction of medium। एग्जाम्पल हुआ साउंड वेव। साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, नॉट ओनली दैट इट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरे और आपके बीच में जो एयर पार्टिकल्स है दे आर ऑल वाइब्रेटिंग इन ए डायरेक्शन लाइन जॉइनिंग यू एंड मी। अगर आपके और हमारे बीच में जो एयर है उसको कुछ हिस्सा अगर इवापोरेट कर देंगे, मान लो तुम्हारे पास एक रखा वाल रख दिए, प्लाई का वाल है, 2 प्लाई का वाल तुम्हारे और हमारे बीच में रख दिए। अब मैं चिल्ला के बोलता हूं तो तुमको सुनाई देता है, ठीक है? अब दोनों वाल के बीच में जो एयर है उसको इवापोरेट करके निकाल दिए, इवापोरेट करके निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, बीच में कोई मीडियम नहीं रहा। मैं कितने भी जोर से चिल्लाऊं आवाज तुम्हारे पास नहीं पहुंचेगा, उसको एक मीडियम की जरूरत है। ये मैकेनिकल वेव है। एंड हाउ इट इज प्रोपागेटिंग? बाय कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन ऑफ द मीडियम। तो ध्यान रहे साउंड कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है? आप किसी एक बड़े से साउंड बॉक्स के सामने कभी खड़े हो, जब बजता है लगता है कि पीछे से धप धप धक्का मार रहा है, मतलब द पार्टिकल्स आर ऑल वाइब्रेटिंग बिटवीन यू एंड मी अलोंग द लाइन जॉइनिंग यू एंड मी, है कि नहीं? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो साउंड हो गया एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। हाउ इट प्रोपागेट्स? थ्रू कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन ऑफ द मीडियम। अच्छा, as fluids are easily compressible, therefore a longitudinal wave can easily pass through a fluid medium, pass through a fluid। तो कहेंगे एग्जाम्पल में, वाटर इज ए डेंसर मीडियम फॉर ट्रांसवर्स वेव बट रेयर मीडियम फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव। वाटर इज ए रेयर मीडियम for longitudinal wave, for longitudinal wave। समझ में आया क्या? तो ठीक है, पता चल गया कि फ्लूइड के अंदर से जो वेव जाता है वो लॉन्गिट्यूडनल होने से आसानी से भागता है, ट्रांसवर्स होने से आसानी से भाग नहीं सकता।
और वेलोसिटी ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव थ्रू ए फ्लूइड इज स्मॉल और लेस, सो इसलिए इसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपागेट्स बाय कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन ऑफ द मीडियम, तो फ्लूइड इजीली कंप्रेसिबल, तो आराम से कोई लॉन्गिट्यूडिनल वेव उसके अंदर से जाता है। वेलोसिटी ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन ए फ्लूइड इज मोर देन दैट ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव। Whose velocity is more in water, transverse wave और longitudinal wave? आपको हो गया longitudinal wave, समझ में आ रहा है? तो सॉलिड में किस किस्म का वेव होगा? What about solids? सॉलिड के केस दोनों तरीके हैं, दोनों प्रॉपर्टी हैं। कोई सॉलिड वायर को खींचो, छोड़ दो तो ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है। इफ इट इज नॉट ए रिजिड, प्रैक्टिकली रिजिड बॉडीज डू नॉट एग्जिस्ट। हर कुछ को थोड़ा सा खींचो तो वो थोड़ा हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, एलोंगेट हो जाता है, फिर छोड़ दो रिस्टोर हो जाता है। तो सॉलिड्स आर हैविंग इलास्टिक प्रॉपर्टी, लॉन्गिट्यूडिनल इलास्टिसिटी। नॉट ओनली दैट, कोई भी सॉलिड को कंप्रेस भी तो कर सकते हैं, मतलब कंप्रेसिबिलिटी भी होता है। तो सॉलिड में इलास्टिक प्रॉपर्टी होने के साथ साथ कंप्रेसिबिलिटी भी होता है, तो इसका मतलब सॉलिड में दोनों वेव जा सकते हैं। कौन? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे? सॉलिड्स exhibit both elastic property, elasticity and solids exhibit both elasticity and compressibility. And therefore both longitudinal and transverse waves can pass through solids. सॉलिड में दोनों जा सकते हैं। अब सॉलिड में हमने एक वेव क्रिएट किया, मैकेनिकल वेव, और वेव उसके अंदर से गया, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकता है, ट्रांसवर्स भी हो सकता है। अब क्या होगा, कैसे पता चलेगा? क्या होगा, कैसे पता चलेगा? इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर प्रोड्यूसिंग द वेव और द मोड ऑफ एक्साइटेशन ऑफ वेव। समझ में आया? द टाइप ऑफ वेव in a solid is decided or depends on, कौन सी टाइप का होगा? Depends on mode of excitation of wave। हम इसमें वेव कैसे एक्साइट कर रहे हैं, कैसे वेव बना रहे हैं? छोटा सा एग्जांपल ले लो। सपोज हम कहेंगे ये एक बार है, दिस इज ए बार, मेटल बार, और इसको मान लो यहाँ पर कोई स्लीव लगा के हमने ऐसे फिक्स कर दिया। नाउ यू क्लियरली सी दिस इज व्हाट इज द बार एट योर सर्विस। अभी अगर इस बार को मैं यहाँ पर ऐसे जोर से मार देता हूँ, मार दूंगा तो ये दबेगा और खुलेगा, और ऐसे करते 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 कुछ देर के बाद यहाँ पर आप टच करोगे तो आपको वाइब्रेशन सेंस आएगा, बिकॉज द पार्टिकल्स आर कंप्रेसिंग रेरिफाइंग, कंप्रेसिंग रेरिफाइंग। मतलब ऐसे मारने से आप इसके अंदर से कौन सा वेव भेजे? वी आर प्रोड्यूसिंग ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव थ्रू इट, सो यू से ऐसे मारो तो बनेगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अच्छा, इस बार को अगर मैं ऐसे मार दिया तो ये नीचे दबेगा और ये ऑसिलेट करेगा, और थोड़ी देर के बाद देखोगे यू आर एबल टू सेंस द वाइब्रेशन हियर। तो ऐसे मारो तो कौन सा वेव बन रहा है? ये आप कहोगे ट्रांसवर्स वेव बन रहा है। तो कैसे मार रहे हो वो डिसाइड करेगा किस किस्म का वेव बनेगा। आप बोलोगे नहीं सर मैं अगर टेढ़ा मार दिया तो ठीक है, टेढ़े लोग टेढ़ा ही मारते हैं, आप तो कुछ भी मार सकते हो। अब जब ऐसे मार दिए टेढ़ा, तो ये टेढ़ा मारे तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी रहेगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रहेगा। तो आप कहोगे ऐसे जो कंपोनेंट रहा उसके चलते एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव चलेगा। ये जो कंपोनेंट रहा आपका इंपल्स का, दैट विल क्रिएट ए ट्रांसवर्स वेव, मतलब दोनों वेव चलेंगे। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दिस वेव्स इज कॉल्ड ए रिपल्स। जहां पर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव दोनों एक साथ जा रहे हैं उसको क्या कहते हैं? रिपल्स। सो आप कहोगे रिपल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बार। रिपल्स आपकी कोर्स में नहीं है, इट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव से दोनों को जोड़ के हम कर सकते हैं।
ठीक है। तो what will be the type of wave produced in a bar? It all depends upon solid bar. It depends upon how the wave is produced in that bar. The wave can be a longitudinal one, can be a transverse one. यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज आता है जो आपको याद रख लेना चाहिए। वो अक्सर हमारे एंट्रांस वगैरह में पूछ लेते हैं, एक दो बार पूछे हैं पुराने एंट्रांसेस में। कभी आप देखे होंगे तो ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में। सपोज दिस इज व्हाट इज ए ट्यूनिंग फॉर्क। ये ट्यूनिंग फॉर्क का शेप कुछ ऐसा होता है, फॉर्क टाइप का होता है, इसलिए तो फॉर्क कहते हैं इसको। अब ये ट्यूनिंग फॉर्क में क्या होता है, सपोज ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क, इसको अगर हम किसी एक रबर पेड़ पे यहाँ पे मार देते हैं तो ये वाइब्रेट करने लगेगा और करते 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 कुछ समय बाद ये भी वाइब्रेट करेगा। एंड व्हेन इट वाइब्रेट्स, द सॉलिड इज वाइब्रेटिंग, इट विल क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द एयर। और एयर में कौन सा वेव बनाएगा? ट्रांसवर्स तो बनता नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल बनेगा। A longitudinal wave in air is called sound. What is sound? Sound is a longitudinal wave in air. समझ में आ रहा है? लॉन्गिट्यूडनल वेव लिक्विड में भी जा सकता है, सॉलिड में भी जा सकता है, लेकिन जब वो एयर या गैस में जाता है उसको हम कहते हैं साउंड। समझ में आया? तो यहाँ पर ये ऐसे वाइब्रेट करेगा तो आप देखोगे इसमें से एक हिसिंग साउंड या कोई एक साउंड आने लगेगा। लेकिन मेरा वो डिस्कशन टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि जब मैं इसको यहाँ पर मार दिया तो आप देखोगे ये हिस्सा ऐसे ऐसे, इसको पकड़ के ऐसे मार दिया इसमें, तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हुए आएगा, करते 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 यहाँ पर आएगा, ये भी वाइब्रेट करेगा। तो ये सारे ये जो दो पार्ट है इसको कहते हैं प्रॉन्ग्स। ठीक है, ये जो प्रॉन्ग बन गया आपका ट्यूनिंग फॉर्क का, प्रॉन्ग में किस किस्म की वेव बना? वेव तो जा रहा था इधर लेकिन हिल डोल रहे थे ऐसे। कौन सा वेव बना? ट्रांसवर्स वेव। तो वेव्स इन द प्रॉन्ग आर ट्रांसवर्स। लेकिन सोचो यहाँ का पार्टिकल जब ऐसे ऐसे वाइब्रेट किया, ये नीचे वाला पार्टिकल को ऐसे वाइब्रेट करवाया, ये ऐसे वाइब्रेट करवाया, ये ऐसे वाइब्रेट करवाया। अगर इसको हम रबर पेड़ पे मारेंगे और टेबल पे ऐसे रख देंगे तो टुक 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 कूदने लगेगा ये। क्यों? क्योंकि द पार्टिकल्स आर ऑल वाइब्रेटिंग लाइक दिस। दैट मींस व्हाट इज द टाइप ऑफ वेव हियर इन दिस स्टेम? यू से दे आर लॉन्गिट्यूडनल। ये क्वेश्चन आया, व्हाट इज द टाइप ऑफ वेव produced in the prongs of a tuning fork? What is the type of wave produced in the stem of a tuning fork? जो tuning fork का जो stem है, ये stem कहते हैं इसको, इसमें कौन सा चीज बनता है? ये longitudinal wave बनाता है। और ये जो आपका prongs है, prongs में कौन सा wave बनता है? Transverse wave बनता है, ये दोनों में। इसको क्या कहते हैं? This is what is called the prongs of the tuning fork। ये कहते हैं prongs। prongs of the tuning fork में बनता है ट्रांसवर्स वेव, स्टेम में बनता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। समझ में आना? तो ऐसे करके हम लोग वेव के बारे में काफी कुछ चीजें अभी पढ़े। क्या क्या पढ़े? बेसिकली वेव दो टाइप का होता है, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जांपल क्या हुआ? लाइट, जिसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, सन से हमारे तक आ जाता है। नॉट ओनली लाइट, देयर आर मेनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द वेव्स कमिंग आउट ऑफ योर मोबाइल और योर स्मार्टफोन और योर माइक्रोवेव ओवन और रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ओके, ऑल दोज वेव्स। रिमोट कंट्रोल से जो वेव सिग्नल निकल के आ रहा है, ब्लूटूथ से आप कनेक्ट करते हो, क्या करते हो? इंफ्रारेड रेंज में आप कनेक्ट करते हो। तो दीज आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको मीडियम की जरूरत है उसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव। साउंड, आप अगर स्पेस में चले जाओगे, आपकी बगल में भी कोई खड़ा है, क्योंकि कोई मीडियम नहीं है, आप कितने भी जोर चिल्लाओ उसको कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि देयर इज नो मीडियम बिटवीन यू एंड मी। एकदम पास में होते हुए भी कुछ भी एकदम साउंड सुनाई नहीं देगा। आप बोलोगे कि सर कान में बोल, कान में बोलो तब भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मीडियम है नहीं। साउंड को जाने के लिए एक मीडियम की जरूरत होता है। और हम लोग कौन से वेव के बारे में अभी पढ़ रहे हैं? मैकेनिकल की नॉन मैकेनिकल? मैकेनिकल वेव। हाउ द मैकेनिकल वेव प्रोपेगेट्स? बाय वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। द पार्टिकल्स आर नॉट फिजिकली मूविंग, दे आर जस्ट ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन, है ना, एंड दे आर ट्रांसफरिंग द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वेव, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, है ना। If the particles are vibrating along the direction of propagation of wave, the type of wave is called longitudinal wave. If the particles are vibrating perpendicular to the direction of propagation of wave, you call it a transverse wave. Now vibrations in strings, कौन सा wave बनेगा?
लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि स्ट्रिंग ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है और अलोंग द स्ट्रिंग एनर्जी चले जाता है कि नहीं। अच्छा, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल दो, से ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आपको ऐसे छोटे छोटे चीजें याद रखना पड़ेगा। ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे चीजें पहली बार आप सुन रहे हो तो डिफिकल्ट हो जाता है, आपको याद रखना चलता है कि चैप्टर डिफिकल्ट है, जबकि चैप्टर डिफिकल्ट है ही नहीं। बहुत सारे नए चीजें एक साथ पढ़ते हैं, और वैसे भी ईयर एंड में पढ़ा रहे, साल भर इतने सारा चीज पढ़ने के बाद पक चुके हैं हम लोग फिजिक्स से। नहीं सोचते हैं कि क्लास +2 सिलेबस में फिजिक्स नहीं होता, सब कुछ होता, लगता ही नहीं लगता कभी कभार। मान लो कभी डिक्लेरेशन आया, वो एनसीईआरटी वाले बोले नहीं अभी अब +2 तक फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे, उसके बाद ही पढ़ाएंगे। वो बच्चे तो बोलेंगे अरे वाह, नहीं। और मेरे लिए श्रद्धांजलि दे देना, मैं क्या करूँगा अगर फिजिक्स नहीं रहेगा तो फोटो लगा के श्रद्धांजलि सर आपके लिए है, खुश रहिए। हाँ ठीक है, तो ये हो गया वेव के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। चलिए हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। बिफोर दैट चलिए सोचते हैं कि यहाँ पर कोई एक पार्टिकल, कोई एक थ्रेड है, हम इसमें एक वेव क्रिएट करना चाहते हैं। हाउ द वेव इज क्रिएटेड। अगेन हमारे पास अभी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फेज, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस फेज, व्हाट इज वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी, वेव इंटेंसिटी, ऐसे करके ढेर सारे नए नए टर्म्स आएंगे। ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। सपोज ये जो थ्रेड है इसको मैं टाइटली खींच के रखा और एक बार ऑसिलेट करवाया, एक बार ऑसिलेट करके छोड़ दिया, ये दूर पे कहीं बंधा हुआ है। तो व्हाट विल ऑब्जर्व, यू विल सी ए वेव लाइक दिस इज कंटिन्यूअसली मूविंग, ये आगे चले जाएगा। एक बार करके छोड़ दोगे तो एक तो निकल के जाएगा, इसको कहते हैं वेव पल्स। समझ में आया, एक पल्स गया है, आर यू गेटिंग। तो जब ये वेव यहाँ पर इस थ्रेड में होगा तब थ्रेड यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि थ्रेड ही तो इसी शेप ले लिया है कि नहीं। यू विल सी दिस इज व्हाट इज मूविंग, है कि नहीं। यहाँ पर जो थ्रेड था उस शेप में आ चुका है, यहाँ पर जो थ्रेड था इस शेप में आ चुका है। इज द थ्रेड मूविंग? नो, द पार्टिकल्स आर ओनली ऑसिलेटिंग एंड दिस इज प्रोपेगेटिंग। आप कहोगे कि वेव पल्स गया, ये वेव पल्स कुछ दूर गया, फिर आपने क्या किया, दूसरा वेव बनाया, तो ऐसे दो हो जाएंगे और दोनों के बीच में कुछ गैप भी दिखेगा आपको, दिखेगा नहीं दिखेगा। एक पत्थर डाले पौंड में, एक वेव जा रहा है, दूसरा पत्थर डाले थोड़ी देर में, दूसरा वेव जा रहा है, दोनों अलग अलग से दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। सो एक बार किए तो जो बन गया उसको कहते हैं वेव पल्स। थोड़ी गैप में दूसरी बार किए, दूसरा गया, ऐसे बहुत सारे जाने लगे तो उसको कहते हैं वेव ट्रेन। और अगर मैं कंटिन्यूअसली ऑसिलेट कर रहा हूं तो एक कंटिन्यूअस वेव ऐसे जाएगा, उसको हम कहेंगे वेव प्रोग्रेसिव वेव और कंटिन्यूअस वेव। समझ में आ रहा है, उसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस वेव। समझ में आया वेव क्या है। अब आपको ये भी चीज समझ में आना चाहिए कि जब ये वेव इधर जा रहा है, each particle of the medium is vibrating in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा आपका फीलिंग लेना चाहूंगा, क्योंकि वो मुझे मदद करेगा आगे चल के बताने में। व्हाट इज फेज, phase of a wave, or two particles are said to be in same phase if they have same displacement and same velocity at same instant। तो वो चीज को समझने के लिए फेज बताना पड़ेगा। थोड़ा इससे पहले मैं आपको विजुअलाइज करना चाहता हूँ कि सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक लॉन्ग थ्रेड है और यहाँ पर मान लो कि कोई एक वेव है जो ऐसे जा रहा है, वेव इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। आप देखोगे जब ये वेव इस शेप में है, यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे और नहीं है, वो यहाँ पे है, यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ का पार्टिकल यहाँ पर है कि नहीं। कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई थोड़े से ऊपर है, कोई बहुत ज्यादा ऊपर है। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, आप जानते हो। और ये सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। थोड़ा सोचो और बताओ, ये वेव अगर इधर जा रहा है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी। ए किधर जा रहा है, बी किधर जा रहा है, दे आर ऑल ऑसिलेटिंग। बताओ ए ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, बी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। ट्राई टू विजुअलाइज, आसानी से विजुअलाइज कर लोगे। अभी क्या हुआ, वेव ऐसा शेप में है और इधर जा रहा है। थोड़ा सा देखो ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा। समझना चाहते हो, रट्टा मारना चाहते हो तो बहुत कम फॉर्मूले, 10 फॉर्मूले बता देंगे, रट्टा मार दो, स्कूल एग्जाम पार हो जाएगा।
लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा वेव क्या है ना। अब ये वेव इधर जा रहा है, मतलब थोड़ी देर के बाद ये जो वेव है, अरे भैया ये जो वेव है ये कुछ यहां से हटके यहां पे आ गया होगा, है कि नहीं। नाउ दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट वेव और ये हो गया सेकेंड। समझ में आया क्या हो गया? तेरा मोबाइल में वेव आ गया क्या? हाँ, खुद भी सोता है उसको भी सुलाता है। हो गया। तो देखो ये जो वेव था, थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो वेव पोजीशन 1 में था 2 में चला गया। 2 वाले वेव को थोड़ा मैं कलरफुल कर देता हूँ या फिर मोटा कर देता हूँ। चलो ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ये मोटा वाला जो थिक वायर है वो सेकेंड वेव है, वेव आगे एडवांस कर चुका है। व्हाट हैपेंड टू दिस पॉइंट? अब वो पॉइंट यहाँ पर नहीं है, पहले ये पॉइंट यहाँ पर था, अब ये पॉइंट यहाँ पर आ गया है, मतलब पॉइंट इज गोइंग डाउन। ये जो पॉइंट, ये पहले ये वाला पॉइंट यहाँ पे था, ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट तो हरदम इसी लाइन पे ही रहेगा, यहाँ पर जो पॉइंट है वो हरदम इसी लाइन पे ही रहेगा। इट कैन नॉट गो एल्सवेयर, इट हैज टू ऑलवेज स्टे अलोंग दिस लाइन, इसी लाइन पे ही वो ऑसिलेट करेगा। पहले तो था यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे, अब वो आ गया यहाँ पे, मतलब बी पॉइंट इज गोइंग अपवर्ड, ए पॉइंट इज गोइंग डाउनवर्ड। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है आगे की चीजें समझने के लिए और फिर IIT के लिए तैयारी करने के लिए। स्कूल के लिए कुछ जरूरत नहीं है। मैं आपको एक वेव दे रहा हूं और आपको बताना है कि हाउ द पार्टिकल्स आर मूविंग। में ये एक वेव है, चलो मानते हैं कि ये कोई एक वेव है, और चलो मानते हैं कि ये जो वेव है, ये वेव है, थोड़ा ऐसे पता चला कि ये जो वेव है, ये वेव इधर भाग रहा है। आपको बताना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस पार्टिकल, और आपको मालूम है कि दिस पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस लाइन। आपको बताना है कि पार्टिकल ए इज मूविंग अप और डाउन। सोचो और बताओ। वेव इधर आ रहा है, थोड़ी देर में और थोड़ा इधर आ जाएगा, फिर सोचो कहां जा रहा है। बोलो बोलो, व्हाट इज योर आंसर? ले आओ भाई वेव को थोड़ा आगे। नहीं, ये यहाँ पे था, थोड़ा इसको मूव करवाओ, ले आए इधर। ये वेव इधर आ गया है, देखो ये यहां से इधर आ गया है, इसका मतलब ये पार्टिकल यहां पर होता था, अब ये यहां पर आया, मतलब इट वाज गोइंग अप। समझ में आ रहा है? दिस पार्टिकल A is oscillating along this line perpendicular to direction of propagation of wave and the energy is being propagated in this direction. क्या बात समझ में आ रहा है? यस। अच्छा, पहले भी हम जानते हैं कि कोई भी मोशन को एनालिसिस करने के लिए अगर किसी एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप बन जाता है तो काम बन जाता है। इफ यू नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t, उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी पता कर सकते हैं, मास मल्टीप्लाई करके मोमेंटम पता कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, है कि नहीं? फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m यू कैन फाइंड एवरीथिंग। कोई भी मोशन, कोई पार्टिकल का मोशन की डिटेल्स जानना है तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t और उसका मास क्या जान लो, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, पावर, फोर्स, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एवरीथिंग कैन बी फाउंड। SHM में तो वही किया हम लोग, x इक्वल a sin ओमेगा t प्लस 5, उसके बाद सब कुछ निकल गया, है कि नहीं? तो वेव मोशन को एनालिसिस करने के लिए भी हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप जानना जरूरी है। बट तकलीफ ये है कि जब कोई सिंगल पार्टिकल मूव कर रहा था उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन जानना आसान था, लेकिन जब एक वेव जा रहा है, कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है, क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मूविंग, तो सारे का डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप के बीच में कोरिलेशन रखना है, उसी से उसके बारे में हमें पता चलेगा। समझ में? सपोज हम कहें कि यहाँ पे कोई एक स्ट्रिंग था, फॉर योर विजुअलाइजेशन ओनली आई एम ड्राइंग इट, मैं इसको यहाँ से ऑसिलेट करवाया और पता चला कि यहाँ पर ऐसे होते हुए एक वेव इधर जा रहा है। तो जब ये वेव रस्सी इस शेप में है, रस्सी का ये वाला पार्टिकल, थ्रेड का ये वाला पार्टिकल यहाँ पर है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पर है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पर है, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग जगह पे, और ये तो अपनी जगह पे ही है कि नहीं? कोई ऊपर गया, कोई नीचे गया, कोई अपनी जगह बैठा है, कोई थोड़ा सा गया, कोई ज्यादा गया। तो हर एक पार्टिकल का एक पर्टिकुलर टाइम पे, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, क्या हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बराबर है? नहीं, किसका ऊपर की तरफ, किसका नीचे की तरफ, किसका कम हुआ, किसका ज्यादा हुआ, किसका तो हुआ ही नहीं, वो अपनी जगह है।
तो हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन एट एनी टाइम टी इज डिफरेंट। अगर आपको कहा जाएगा कि ठीक है बताओ एनीवे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 3 सेकंड, आप पूछोगे कौन सा पार्टिकल, ये ना ये ना ये, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा पार्टिकल। सपोज मैं कहूं कि यहां से कुछ x डिस्टेंस में जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल के बारे में बताओ t सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है मीन पोजीशन से, आप कहोगे ये है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन से हम कहेंगे y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, x is the distance or displacement of the wave or location of the particle from the starting point। यहां से वेव ऐसे जा रहा है ना, दिस इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे, if y is displacement of particle from mean position, x is displacement of wave, t is instant or time, then y depends upon x and t। x बदल गया, सेम t पे सबका y अलग अलग है कि नहीं, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x एट डिफरेंट t y इज अगेन डिफरेंट, टाइम बदलता है तो डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, सो y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t। तो द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप ऑफ ए वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू f ऑफ x एंड t। कोई भी रिलेशन ले लो y x और t के बीच में, रिप्रेजेंटिंग y दैट विल रिप्रेजेंट ए वेव। आप कहोगे y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x sin t, हाँ वेव है, ठीक है। आप कहोगे हाँ ये एक वेव है जो कि धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड घट रहा है। और आप कहोगे कि y इज इक्वल टू sin x इंटू cos t, यस इट इज ऑल्सो ए वेव। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx, yes it is also a wave। So any relation establishing a relationship between y, x and t is called a wave। समझ में आया? अब वो प्रोग्रेसिव वेव है कि स्टैंडिंग वेव है कि उसका एम्पलीट्यूड डिकेइंग वेव है कि वो डिके नहीं कर रहा है, बढ़ जा रहा है, प्रोपागेट करे जा रहा है सेम एम्पलीट्यूड में, वो डिपेंड करता है वो फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो y is equal to f of x, y is equal to f of x and t represents, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, ए जनरल वेव इक्वेशन, रिप्रेजेंट्स ए जनरल वेव इक्वेशन। कोई एक वेव कुछ भी हो सकता है, y इक्वल टू 3 sin x और sin 4x cos t, हाँ ये भी एक वेव है, कुछ भी ले लो दैट बिकम्स ए वेव, ठीक है। अच्छा, अब ये वेव बहुत किस्म की हो गई, हम लोग फिर से काट छाट के चीजों को और आसान कर लिए। पहले तो देखे कि वेव दो किस्म का था, एक था मैकेनिकल एक था नॉन मैकेनिकल। सीधे नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को छोड़ दिए, 12th में पढ़ेंगे अगर 11th पास करेंगे तो, और पढ़े मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव दो किस्म का हो गया लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स, रिपल्स को छोड़ दिए, जब दोनों मिले जुले जा रहे, छोड़ते जाए, फिर अभी देखें कि वेव बहुत सारे किस्म की हो सकता है। उसमें से एक पर्टिकुलर टाइप का वेव को देखेंगे जिसको हम कहते हैं हार्मोनिक वेव और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव मतलब जो वेव प्रोग्रेस भी करता है और सारे के सारे पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करते रहते हैं। ये नहीं कि एक पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे नहीं, सारे एक पर्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करते हैं। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का दूसरा डेफिनेशन भी हुआ जिसमें शेप ऑफ द वेव डज नॉट चेंज। वेव जिस शेप का है उस शेप उसका सेम रहेगा, मतलब वेवलेंथ विल रिमेन कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड विल रिमेन कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ए हार्मोनिक वेव, हार्मोनिक पूरे नाम से कहे तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव is represented by
वेव इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव जीरो। सर इतनी किस्म की वेव है, हम सिर्फ हार्मोनिक वेव के बारे में क्यों पढ़ेंगे, बाकी के बारे में क्यों नहीं पढ़ेंगे? अब और थोड़े बड़े हो जाओगे, बाई चांस इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ोगे तो पता चलेगा। एनी पीरियडिक सिग्नल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ साइन वेव्स। इसको कहते हैं फोरियर एनालिसिस और फोरियर सीरीज पढ़ेंगे। आप कहोगे कि हमारे पास किसी थ्रेड में कुछ इस किस्म का एक वेव जा रहा है, ये एक वेव डिपेंड करता है कि कैसे आप डिस्टर्बेंस किए, यहाँ पर मार दिया, यहाँ पर छोड़ दिया, इसके दो चार एक बार मार दिए तो कुछ टेढ़ा बड़ा कैसे कि वेव जा रहा है कि नहीं? जब जाएगा तो आप कहोगे ये जो वेव है, दिस वेव विच इज प्रोपागेटिंग विच इज पीरियडिकली चेंजिंग, एनी पीरियडिक वेव, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, कुछ ऐसा वाला एक वेव रहेगा, एक ऐसा वाला एक वेव रहेगा, एक ऐसा वाला वेव रहेगा, अलग अलग एम्पलीट्यूड, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ढेर सारे वेव को जोड़ने से इस किस्म की एक वेव बन जाएगा। और ये पर्टिकुलर वेव का इक्वेशन अगर हमें मालूम है कौन कौन सा वेव को जोड़ने से बनेगा, वो हम निकाल सकते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फोरियर एनालिसिस। वो इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, ठीक है? तो ये सारे जो है दे आर ऑल हार्मोनिक वेव्स, समझ में आया? तो बात हुआ कि हम अगर हार्मोनिक वेव के बारे में जानते हैं, ढेर सारे हार्मोनिक वेव को सुपरपोज करके, सुपरपोजिशन वेव भी पढ़ेंगे हम लोग, सुपरपोज करके हम कोई भी वेव निकाल सकते हैं। लेकिन निकालने की जरूरत नहीं पड़ता, वहीं पे सिलेबस खत्म हो जाता है हार्मोनिक वेव के साथ, समझ में? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में सिग्नल खाली खाली इसी टाइप का होते हैं क्या? बहुत सारे किस्म के सिग्नल होते हैं। देयर आर मेनी वेव फॉर्म्स, यू विल सी ए वेव फॉर्म लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड ए शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म, है ना? फिर होता है ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, ऐसा करके होता है। फिर होता है ये ऐसा होता है स्क्वायर वेव फॉर्म। बहुत सारे किस्म के सिग्नल्स होते हैं जो यूज किया जाता है। और ये सारे को हम कैसे जनरेट करते हैं? बाय क्रिएटिंग ए नंबर ऑफ साइन वेव्स एंड सुपरपोजिंग देम टुगेदर। कौन कौन सा साइन वेव को जोड़ने से होगा? जैसे ये बताया, ये वाला बताया ना आपको, सिंपल वाला, ये वेव बनाना है तो आपको ढेर सारे वेव बनाना होगा। एक बनाना होगा ए साइन ओमेगा टी, फिर ए साइन 3 ओमेगा टी, ए साइन 5 ओमेगा टी, ऐसे करके वेव्स को बना के जोड़ोगे तो ऐसे बन जाएगा। और वेव्स को जोड़ दो, ये बन जाएगा, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि फंडामेंटल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको सुपरपोज करके बाद में यूज करेंगे। सो ए हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेव इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव जीरो। हाँ सर, दिखने में तो अच्छा दिख रहा है, तीन चीजें है क्या? ए क्या है, के क्या है, फाइव क्या है, ओमेगा क्या है? नहीं, ये प्लस माइनस का क्या मतलब है? सब ऊपर से तो जा रहा है। नहीं, अभी क्लियर करेंगे। जो चीजें आपको मालूम है पहले आप बता दो, जो आपको मालूम नहीं है मैं बताऊंगा। क्या बता सकते हो? इन दिस एक्सप्रेशन व्हाट इज वाई, अभी थोड़ी देर पहले बताया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। मैक्सिमम कितना होगा? थोड़ा सा कुछ होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव ज्यादा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ज्यादा है? मैं यहाँ पे चिल्ला के बोलता हूँ तो अगली गली तक सुनाई देता है, वेव तो इतना दूर तक गया, लेकिन यहाँ का पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट किया? थोड़ा सा किया। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। ये चीज दिमाग में रखना। मतलब ये सेंटीमीटर में होगा तो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इज इन किलोमीटर्स और मीटर्स। अच्छा, वाई क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। एक्स क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। ये दो चीज मैं आपको बता चुका था, टी इस टाइम सबको मालूम है। यहाँ पर टर्म है ए। ए क्या है? ए इज नथिंग बट मैक्सिमम वाई, और इसको हम दूसरे तरीके से कहेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। वाई था डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, जिसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ये कौन डिसाइड करता है? सोचो, थोड़ी देर पहले एक रस्सी लगा हुआ था, हमने उसमें वेव क्रिएट कर रहे थे। उसमें बड़े बड़े वेव बनेंगे कि छोटे छोटे वेव बनेंगे, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं धीरे धीरे ऑसिलेट करवा रहा हूँ कि ज्यादा एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करवा रहा हूँ। मतलब आई विल डिसाइड कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। मैं जब बोल रहा हूँ साउंड वेव आपकी तरफ जा रहा है, लेकिन कितना जोर से मैं बोलूंगा वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आएगा नहीं? सो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स अपॉन द सोर्स व्हिच प्रोड्यूसिंग द वेव। ध्यान रखना, कौन किसको अफेक्ट कर सकता है? वेलोसिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द सोर्स। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मीडियम एंड टाइप ऑफ वेव। बट एम्पलीट्यूड इज अफेक्टेड बाय द सोर्स। मैं साउंड का वेलोसिटी को कम ज्यादा नहीं कर सकता। मैं ऐसा कुछ चिल्लाऊंगा कि साउंड का वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, इम्पॉसिबल।
मैं कैसे भी चिल्लाऊं, कैसे भी आवाज निकालूं, मोटा आवाज निकालूं, अमरीश पुरी के जैसा कि लता मंगेशकर के जैसा, दोनों ही केस में वेलोसिटी ऑफ साउंड इज सेम। आर यू गेटिंग? हाँ, तो ये एम्पलीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन सोर्स प्रोड्यूसिंग वेव। मैं डिसाइड करता हूं कि कितना होगा एम्पलीट्यूड, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन से पूरा का पूरा फिजिक्स पता चल रहा है। तो एम्पलीट्यूड का कॉज क्या हुआ? सोर्स कितना करेगा, है ना। अच्छा, फिर एक आता है टॉर्न जो है ओमेगा। ओमेगा को दूसरे पेज में ले लेते हैं, ओमेगा। हाँ, तो इक्वेशन को दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको देखने में आसान लगेगा। ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाई जीरो। इसमें जो ओमेगा था, ओमेगा क्या था? इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको आप 2 पाई एफ लिख सकते हो। एफ इज फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी का मतलब? नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी। आर यू गेटिंग? मैं जो ऑसिलेट करवा रहा हूं थ्रेड को, मैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऑसिलेट करवा रहा हूं कि जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर रहा हूं। हाउ मेनी ऑसिलेशंस आई एम प्रोड्यूसिंग पर सेकेंड, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। मैं अगर 1 सेकेंड में 4 बार ऐसे कर रहा हूं तो जो वेव बना रहा हूं उसका फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज, 4 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो ओमेगा क्या हो गया? 2 पाई इंटू 4 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आया? इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। तो ये फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सोर्स के ऊपर। मेरे ऊपर मेरी मर्जी है नहीं, मैं धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा हूं, वेव प्रोड्यूस कर रहा हूं कि जल्दी जल्दी वेव प्रोड्यूस कर रहा हूं, मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स व्हिच इज प्रोड्यूसिंग द वेव। इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स प्रोड्यूसिंग द वेव। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन सोर्स। हर चीज का कॉज जानना बहुत जरूरी है ना। इसलिए तो पढ़ते थे, उसका बाबर का पापा वो था, उसका पापा वो था। अपनी ग्रैंडफादर नहीं जानते, बात अलग है। अपनी ग्रैंडफादर का फादर का नाम कौन लोग बोल सकते हैं तुम में से? कि नहीं सर, ग्रैंडफादर का फादर। हाँ मतलब हाँ, अब फेंक दोगे तो मेरे को कहाँ पता चलेगा कौन था तेरा ग्रैंडफादर? अभी फादर कौन है मालूम नहीं। तीन जन का नाम पता है, मतलब मेरे पापा, उसके पापा और उनके पापा, बस। उसके जो पापा थे जो तुमको मालूम नहीं है, वो क्या यूट्यूब से डाउनलोड हुए थे? उनके भी कोई पापा होंगे ना, हम लोग नहीं जानते। हर इफेक्ट का देयर इज ए कॉज, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी जो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का कॉज क्या हुआ? डिपेंड्स ऑन द सोर्स व्हिच प्रोड्यूसिंग द वेव, है कि नहीं? और फ्रीक्वेंसी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान लो कि ये फ्रीक्वेंसी वेव डज नॉट चेंज। एक बार बन गया तो बन गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव कैन नेवर बी चेंज्ड। ये एक अनरिटन लॉ है एवरीवेयर एंड यू मस्ट राइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव कैन नेवर चेंज। कोई वेव का फ्रीक्वेंसी एक बार बन गया तो बन गया, अब इसको कम ज्यादा नहीं कर सकते। कोई वेव जा रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है? अब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, मीडियम बदल गया तो वेलोसिटी बदल जाएगा, बट फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदलने वाला। समझ में आया? अच्छा, ओमेगा क्या है हमें समझ में आया। ओमेगा इज 2 पाई एफ, और आप जानकार हो तो आप कह सकते हो इट इज 2 पाई बाई टी। टी होता है क्या? टी होता है 1 बाई एफ। नहीं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। कितने समय ले रहा हूं एक बार ऑसिलेट करने के लिए? ये रस्सी बंधा हुआ है, इसमें मुझे वेव क्रिएट करना है। ऐसे ऐसे किया तो एक बार करने के लिए लिया 0.1 सेकेंड। अगर एक बार करने के लिए 0.1 सेकेंड लिया ऐसे ऑसिलेट करवाने के लिए, तो एक सेकेंड में कितने बार करूंगा? 10 बार। 1 बाई टी, 1 बाई 0.1, we are 10. That means the frequency is 10. And what is the angular frequency? 2 pi f. That is 20 pi radian per second. समझ में आया? अच्छा, ये चीज सबको मालूम है तो क्यों बेकार के यहाँ पर जंबल करें? क्या आपको मालूम नहीं है F equal 1 by T? मालूम है ना? हाँ, तो ये चीज है। अभी नेक्स्ट टर्म क्या आया?
आया यहाँ पर के। ये के क्या है? के इज कॉल्ड प्रोपागेशन कांस्टेंट। प्रोपागेशन कांस्टेंट ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ वेव इन नेचर ऑफ मीडियम। जिस जिस चीजों के ऊपर वेलोसिटी डिपेंड करता है उन उन चीजों के ऊपर ये भी डिपेंड करता है। ये डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम एंड टाइप ऑफ वेव। ठीक है, क्या आप में से पहलवान कोई है जो मुझे बता सकता है? अपनी तरह से मैं बताया नहीं अभी तक, फिर भी अगर आप में से कोई बता देगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि व्हाट विल बी द यूनिट फॉर के फ्रॉम द डाटा गिवन। डाटा को देखो और बताओ व्हाट इज द यूनिट ऑफ के। सोचे, आप जानते हो कि ये साइन ऑफ समथिंग ये एंगल, एंगल मतलब रेडियन। रेडियन का तो कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब ये पूरे का कोई डायमेंशन नहीं है। तो पूरे का डायमेंशन नहीं है तो इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। के एक्स का डायमेंशन है क्या? नहीं है। जबकि एक्स है मीटर तो के क्या होना चाहिए? 1 में मीटर, तभी ना होगा ये मीटर, तभी ना होगा डायमेंशनलेस। तो के का यूनिट क्या हो गया? यूनिट ऑफ के हो गया मीटर इनवर्स। ध्यान रखें, ये सब चीजों को पूछा जाता है। यूनिट हो गया मीटर इनवर्स। 5 मीटर सर, वाई नॉट सेंटीमीटर? क्योंकि एक्स के साथ रखा है और आप जानते हो कि एक्स काफी बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव यूजुअली बहुत ज्यादा होता है। 1 मीटर, 2 मीटर, किलोमीटर। लाइट तो कितने दूर से आ रहा है? सोचो, सम लाइट ईयर्स की डिस्टेंस से आ रहा है कि नहीं? तो ये हम इसको मीटर इनवर्स में लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो के है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम एंड टाइप ऑफ वेव। और यहाँ पर एक प्लस के एक्स लिखा है, एक माइनस के एक्स लिखा है। ध्यान रहे कि प्लस के एक्स का मतलब क्या है? मतलब वेव मूव्स टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। माइनस के एक्स का मतलब हुआ उल्टा है, प्लस है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्यों हुआ? अब हर क्यों को बताने के लिए मेरे पास तो है लेकिन टाइम कम है। आई कैन हेल्प बट दैट नीड्स एक्स्ट्रा टाइम। वेव मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है? वेव अगर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहा है तो टुवर्ड्स की जगह अलोंग लिखेंगे तो शायद ज्यादा एक्यूरेट बनेगा। अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग में मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर कोई एक स्ट्रिंग बंधा हुआ है एंड सपोज आई एम प्रोड्यूसिंग ए वेव लाइक दिस एंड द वेव इज गोइंग लाइक दिस। वेव इधर जा रहा है और ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन से वही है एम्पलीट्यूड। तो आप क्या कहोगे इसके लिए? आप क्या कहोगे? y इज इक्वल टू, क्योंकि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है हम यूजुअली इसको y एक्सिस लेते हैं, इसको x एक्सिस लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग y एक्सिस। इट इज a sin ओमेगा t माइनस kx। बस ये समझ में आना जरूरी है। सर आप कहोगे सर 5 जीरो मिस कर गए। नहीं, मिस नहीं किए, जानबूझ के छोड़े थे क्योंकि यहाँ पर 5 जीरो जीरो होगा एज पर द फिगर। एनीवे लिख दो 5 जीरो क्या है बाद में देखेंगे। अगर ये वेव इधर से इधर आता तो समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये वेव के लिए एक टर्म है y और x। देयर आर 2 टर्म्स। यहाँ पर है 2 वेरिएबल y और x समय के साथ बदल रहे हैं क्योंकि वेव तो भागे जा रहा है और पार्टिकल्स भी वाइब्रेट किए जा रहे हैं। y एंड x बोथ आर चेंजिंग विद टाइम। मैं कोई दूसरा वेव के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको बताना है कि क्या होगा रिलेशन। सपोज हम कहेंगे ये है हमारा x एक्सिस और मान लो कि ये है हमारा y एक्सिस और सपोज यहां से कोई रस्सी ऐसे झूल रहा है। The rope is hanging like this। मैं क्या करता हूं, इस रोप को यहां से पकड़ के एक बार ऐसे ऑसिलेट करवा देता हूं तो हिलते डुलते जाएगा। तो उस वेव का भी कुछ इक्वेशन बनेगा, बनेगा ही नहीं बनेगा? क्या कहेंगे उसका इक्वेशन? कोई प्रेडिक्ट करके बता सकते हो?
इसके लिए था y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई जीरो। इसके केस में इसमें क्या था, y वाज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल किस डायरेक्शन में हो रहे हैं, x डायरेक्शन में हो रहे हैं। वे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कैसे हो रहे हैं, पार्टिकल ऐसे से डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं कि नहीं, देयर अलोंग x एक्सिस। तो इसके लिए जो वेव बनेगा उसको क्या लिखेंगे, x इक्वल टू, समझ में आ रहा है, a sin ओमेगा t प्लस, क्योंकि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है वेव हिलते डुलते, तो लिखेंगे माइनस ky प्लस फाई जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, ये मत सोचना कि हर इक्वेशन वही रहेगा, और डिपेंड करता है कि हाउ द पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग एंड हाउ द वेव इज प्रोपेगेटिंग। समझ में आ रहा है? हाँ चलो ठीक है। तो आपको ये सारा चीज समझ में आया, प्लस माइनस ये सब क्या है समझ में आया, और लास्ट में रहा क्या, फाई जीरो, और एक टर्म रह गया यहाँ पर फाई जीरो। ये फाई जीरो वाला टर्म को समझना है। ये फाई जीरो क्या है, फाई जीरो इज कॉल्ड, और बिफोर आई गो फॉर फाई जीरो मैं कहूं कि चलो ठीक है, फाई जीरो क्या है, फाई जीरो इज कॉल्ड इनिशियल फेज। क्लास 11 की चैप्टर में ये इनिशियल फेज का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, हम बताएंगे, बहुत कम जरूरत पड़ेगा, लेकिन 12th में तो पूरा का पूरा खेला जो है फेज के साथ आएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा खाली जान लेंगे इसके बारे में, जबकि न्यूमेरिकल में इसका बहुत ज़्यादा जरूरत में नहीं आएगा। वैसे रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ते हैं, साउंड रिफ्लेक्शन तो वेव रिफ्लेक्शन, तो उसमें फेज आता है कि व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम ए डेंसर मीडियम इट अंडरगोज ए फेज डिफरेंस पाई, ऐसे करके आता है, लेकिन वो सारा चीज आप लोगों को नहीं बताया जाएगा, माथा खराब करने की कोई जरूरत नहीं, जितना बताया जाएगा उतना में खुश रहना। अब इनिशियल फेज मतलब क्या था, एसएचएम में हम लोग फेज के बारे में पढ़े थे, साइन इनवर्स ऑफ x0 बाई a। x0 क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन एट t इक्वल टू 0। जब हम ये रोप में वेव बना रहे हैं, हम इसको ऑसिलेट करेंगे, वेव बनेगा। मेरे पास ढेर सारे तरीके हैं, या तो इस पार्टिकल को पकड़ में ऐसे कर दिया, मतलब जब वेव स्टार्ट किया पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या था, 0, तो आप कहोगे फेज हो गया 0। और अगर मैं मान लो कि रस्सी को पहले ऐसे खींच के पकड़ के रखा, रखने के बाद तुरंत ऐसे लाके ऐसे कर दिया, तब भी वेव बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे खींच के रखा, ऐसे करके ऊपर ले आए तो फिर भी वेव बनेगा। बट द पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो फेज होगा क्या, पाई/2। एसएचएम में ऐसी चीजें पढ़े ना, बस वही है, समझ में। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0, ये कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल टू 0, इधर जाओ तो x बढ़ता है, एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 में x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से क्या था, समझ में। इट इज साइन इनवर्स ऑफ y0 बाई a हो गया एम्पलीट्यूड, y0 हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या हुआ के पवन लगा रहा है, पवन लगा, अच्छा ठीक है, ओ वेव, क्या बात समझ में आया। तो इसके बारे में दूसरा देखेंगे हम लोग, इसको हम लिखते हैं क्या, इट इज साइन इनवर्स ऑफ y0 बाई a। y0 क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0 फ्रॉम मीन पोजीशन। पार्टिकल एट x इक्वल टू 0 एंड एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 में जो पार्टिकल है मतलब पहला पार्टिकल, t इक्वल टू 0 में उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या था, जो भी है उसको हम कहेंगे y0। समझ में आया, मतलब अगर आप पूरा मीन पोजीशन से मूव करवाना शुरू करते हो, y0 विल बी 0, तो साइन इनवर्स ऑफ 0 विल बी 0, फाई 0 विल बी 0। अगर खींच के एक्सट्रीम पोजीशन ले लिया और ऑसिलेट करवाया तो अकॉर्डिंगली द वैल्यू विल बी चेंज्ड। एंड देयर इज ए टर्म कॉल्ड ओमेगा t प्लस माइनस kx प्लस फाई 0। ये पूरा का पूरा टर्म को कहते हैं फाई, इसको कहते हैं इंस्टैंटेनियस फेज। ये क्या है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, दिख तो रहा है, सबके ऊपर डिपेंड करता है, हाँ ठीक है, ये डिपेंड्स ऑन सोर्स एंड मीडियम, दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि क्या होगा, क्योंकि सोर्स डिसाइड करता है ओमेगा, मीडियम डिसाइड करता है के, दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि फेज क्या होगा।
समझ में आया? टू पार्टिकल्स आर सेड टू बी इन सेम फेज अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड वेलोसिटी आर सेम। वेलोसिटी सेम मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बराबर है और मैग्नीट्यूड भी बराबर है। समझ में आया? ओके, यहां पर हम और एक चीज देखेंगे कि व्हाट इज वेवलेंथ। डिफरेंट टर्म्स देख रहे हैं हम लोग। वेवलेंथ, लैम्ब्डा। व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ ए वेव? ठीक है, वेवलेंथ क्या है? इट इज द shortest distance between two particles vibrating in same phase। दो पार्टिकल अगर सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। समझ में आया? वेवलेंथ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। टू पार्टिकल्स आर said to be in same phase if at same instant they have same displacement from mean position and same velocity। दो पार्टिकल सेम फेज में कब कहेंगे? जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन बराबर होगा और दोनों का वेलोसिटी बराबर होगा। कब? किसी भी एक समय पे, हर समय पे, एट एवरी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट दे हैव, और द सेम इंस्टेंट में, किसी समय में दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होगा और वेलोसिटी भी बराबर होगा। हम कहेंगे दे आर इन सेम फेज। उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ कहते हैं, है ना? जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक वेव जा रहा है। अब ये जो वेव है, मान लो कि ऐसे ऐसे जा रहा है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मान लो कि वेव ऐसे जा रहा है। क्या ए का पार्टिकल ए अभी यहाँ पे है, तो पार्टिकल बी यहाँ पे है, पार्टिकल सी यहाँ पे है, पार्टिकल डी यहाँ पे है, पार्टिकल ये मान लो ई है और ये है एफ, है ना? ये मान लो पार्टिकल जी है। आप देखोगे कि हर एक पार्टिकल मीन पोजीशन से बराबर दूरी पे है कि नहीं? हर एक पार्टिकल मीन पोजीशन से बराबर दूरी पे है। क्या सारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बराबर है? नहीं, इसका तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ, इसका ऊपर की तरफ, इसका नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट्स आर नॉट सेम। दो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होना चाहिए, वेलोसिटी भी बराबर होना चाहिए। ए के साथ बराबर डिस्प्लेसमेंट वाले कुछ पार्टिकल के बारे में कहो तो आप कहोगे ए है, ये छूट गया क्या? ये बी है। ए बी ई एफ, दे आर हैविंग सेम डिस्प्लेसमेंट, बट आर दे हैविंग सेम वेलोसिटी? कैसे पता करेंगे? सपोज दिस वेव इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है भैया, तो ये जो वेव हमारा था प्यारा सा, कार्य पकड़ता नहीं था। हाँ, ये जो वेव था, ये वेव, चलो थोड़ा इसका मूव करवा देते हैं। जैसे इसको मूव करवा दिए, एक इधर गया देखो तो नीचे, बी ऊपर, ई नीचे, एफ ऊपर, है कि नहीं? कौन कौन ऊपर गए? बी भी ऊपर गया, एफ भी ऊपर गया। मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी बराबर है। मतलब बी एंड एफ आर इन सेम फेज। सिमिलरली ए एंड ई आर इन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है? तो आप कहोगे कि ये जो बात हुआ यहाँ पे, बी और एफ सेम फेज में है, तो बी और एफ के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने कहना है वेवलेंथ। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। बी एंड एफ आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, टू क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस। बात तो एक ही हुआ ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, इसको भी वेवलेंथ कहते हैं, इसको और वेवलेंथ कहते हैं। बट रियल लॉजिक क्या है?
कि दो पार्टिकल जो सेम फेज में हैं उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। समझ में आया? दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ कहते हैं। अच्छा, ये चीज हो गया वेवलेंथ। ठीक है, तो इसको अगर हम वेवलेंथ कहते हैं, ये डिस्टेंस को थोड़ा आपको समझाने के लिए चीजों को ढंग से लिखना पड़ता है। यस, तो वेवलेंथ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। क्योंकि खाली ए, बी और एफ सेम फेज में है क्या, आगे चलेंगे तो और भी पार्टिकल मिलेंगे जो उनके साथ सेम फेज में होंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे वेवलेंथ। समझ में आया क्या? क्योंकि आज समय खत्म हो रहा है, तो ये लैम्बडा जो है, ये जो हमारा रिलेशन लिया गया y इक्वल a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस फाई 0, उसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है, उसमें से कैसे पता करते हैं लैम्बडा, थोड़ा सा बता देते हैं। आप चाहो तो लिखना, नहीं तो मत लिखना, ठीक है। लेकिन वहां से निकल के आएगा हाउ टू फाइंड, अगर वो इक्वेशन आपको दिया हुआ है a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस फाई 0 दिया है, उसमें से कैसे पता करेंगे कि व्हाट इज द वेवलेंथ। समझ में आया? अच्छा, थोड़ा ध्यान से अगर देखो तो, अगर हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx, मान लो कोई एक वेव है, प्लस फाई 0, ठीक है। मान लो कि ये है कोई वेव जो जा रहा है इसके अंदर से ऐसे करके, यहां से x डिस्टेंस में जो पार्टिकल है, x1 डिस्टेंस में जो पार्टिकल है, उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या है जानने के लिए हमें x की जगह x1 डालना पड़ेगा। ये जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ये हुआ, तो कॉल इट y1। अच्छा, चलो सोचते हैं कि यहां से कोई दूसरा पार्टिकल है, वो कहां पे है बताओ? इट इज सपोज एट डिस्टेंस x1 प्लस 2 पाई बाई k, इतना डिस्टेंस में जो पार्टिकल है। जस्ट थिंक ऑफ ए पार्टिकल, क्योंकि x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ये क्या था? x इज इक्वल टू x1, ये क्या था? x इज इक्वल टू x1 प्लस 2 पाई बाई k। क्या बात पकड़ में आ रहा है? तो उस पार्टिकल के लिए, ये वाला पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी टाइम t कैन बी रिटन एज y2 a sin ओमेगा t प्लस kx के जगह ये पूरा चीज लिखना पड़ेगा। पूरा चीज लिखो, क्या आ रहा है? kx1 प्लस 2 पाई प्लस फाई 0, हुआ कि नहीं? k टाइम्स दिस 2 पाई बाई k मल्टीप्लाई हो गया 2 पाई। अब थोड़ा ध्यान से देखो तो ये पूरा चीज में क्या लिखा है? ओमेगा t प्लस x1 प्लस 2 पाई प्लस फाई 0। ये चीज को थीटा मानो। साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? सेम है साइन थीटा। साइन 390 डिग्री 360 में तो 0 हो गया, फिर 30 डिग्री सेम है 30 डिग्री, है कि नहीं? तो आपको हो गए, ये जो पूरा चीज आपका निकल के आया, इसको आप कुछ ऐसे तो लिख सकते हो, a sin ओमेगा t प्लस kx1 प्लस फाई 0, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो हम क्या देख रहे हैं? x1 डिस्टेंस में जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप जो आया, x1 प्लस 2 पाई के डिस्टेंस में जो पार्टिकल है उसका भी डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप वही है। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी सब कुछ बराबर हो जाएगा। दैट मींस दे आर इन सेम फेज। समझ में आया क्या? इसका मतलब ये वाला पार्टिकल जो यहां से x1 डिस्टेंस में है और ये वाला पार्टिकल जो यहां से x1 प्लस 2 पाई के डिस्टेंस में, दोनों सेम फेज में है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं वेवलेंथ। तो उनके बीच में क्या डिस्टेंस हो गया? यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? ये x1 डिस्टेंस में है, ये है x1 प्लस 2 पाई के में, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2 पाई बाई। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो बोलना चाहिए ना, हमको कैसे पता चलेगा कि तुमको समझ में आ रहा है? थोड़ी कोई मंत्र जानता हूं। ये समझ में आया? यहां से x1 डिस्टेंस में जो पार्टिकल है और यहां से x1 प्लस 2 पाई के डिस्टेंस में जो पार्टिकल है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप बराबर है। तो आप कहोगे ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप बराबर है, तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ बराबर है, दे आर इन फेज। समझ में आया क्या? तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स? 2 पाई k। व्हाट इज दैट कॉल्ड? वेवलेंथ। सो हाउ यू फाइंड द वेवलेंथ? Wavelength is equal to 2 pi by k. It depends upon the propagation of constant. It depends on propagation constant. तो किसी एक वेव का वेवलेंथ निकलता कैसा है? प्रोपागेशन कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करके। क्या मेरी बात समझ में आया? Yes. तो ये जो पूरा चीज हमें समझ में आया, उसको क्या लिखेंगे?
यहाँ पे ही कहीं ठोक देंगे इसको। हाँ, ये चीज समझ में आया। लैम्बडा डिपेंड्स ऑन के एज लैम्बडा इज इक्वल टू 2 बाई के। के का यूनिट क्या था? मीटर इनवर्स। तो लैम्बडा का यूनिट क्या हो गया? मीटर। तो के लैम्बडा का प्रोपगेशन कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन है? 2 पाई बाई के, है ना। अब जो मैं अभी बताया हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट दिस इज द राइट अप्रोच टू अंडरस्टैंड, बट देयर इज अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। शायद वो आपको ज्यादा आसान लगेगा, ज्यादा आसान लगेगा। वेलोसिटी ऑफ वेव, शायद इस मेथड से लैम्बडा को डिस्कवर करेंगे तो शायद आपको ज्यादा आसान लगेगा, वो क्लास 10 वाला आइडिया होगा। ये थोड़ा हायर अंडरस्टैंडिंग के साथ व्हाट इज लैम्बडा, क्योंकि मुझे रिलेट करना है कि पाथ डिफरेंस लैम्बडा इज इक्वल टू ए फेज डिफरेंस 2 पाई, इसलिए मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश किया। फिलहाल मैं वेव वेलोसिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ। वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव को आप क्या कहोगे? इट इज रेट ऑफ चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, dx by dt। निकाल के कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बिना मेहनत का भी हमें समझ में आएगा, बच्चों वाली फिजिक्स। सपोज हम कहेंगे कि एक स्ट्रिंग है और इसमें हम वेव बना रहे हैं। मैं एक बार ऑसिलेट किया तो एक वेव बन गया, लगातार 2 बार ऑसिलेट किया तो 2 वेव बन गया, लगातार 3 बार किया तो 3 वेव बन गया। मान लो मैं 25 बार ऑसिलेट किया और वो भी 1 सेकेंड में, तो कितने टो वेव बनेंगे? 25 टो वेव बनेंगे। तो 1 सेकेंड में वेव कितना दूर गया? ये हुआ 1 वेवलेंथ। 25 वेवलेंथ चला गया कि नहीं? हाउ मेनी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड? 25 waves, 25 waves per second, मतलब that is the frequency. So f is the frequency, is the number of waves produced per second, and wavelength is the length of one wave. Simple language में कहे तो length of one wave हो गया लैम्बडा। So if I am creating 25 waves, each wave is of length 2 meters suppose, तो 1 सेकेंड में वेव कितना दूर गया? 25 into 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सिमिलरली हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ वेव कैन बी अंडरस्टूड एज एफ लैम्बडा। तो ऐसे समझो तो शायद आपको आसान लगेगा, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। जबकि ये बच्चों वाली तरीका हुआ, वेलोसिटी तो हम dx by dt करके निकाल सकते हैं, वहां से निकलेगा। अब अगर हम एफ लैम्बडा को हम ऐसे लिखें और dx by dt अगर सेपरेट तरीके से निकालेंगे तो वो मिलेगा ओमेगा बाई के। ठीक है, एनीवे ये f को हम लिख सकते हैं ना, हम जानते हैं कि ओमेगा इज 2 पाई f एंड लैम्बडा इज 2 पाई बाई के। तो अगर हम f के जगह लिखेंगे ओमेगा बाई 2 पाई और लैम्बडा का जगह लिखेंगे 2 पाई बाई के, तो क्या मिला ये? तो वेलोसिटी ऑफ वेव कैन बी फाउंड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द वेव डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बाय द रिलेशन ओमेगा बाई के। तो क्या ये ओमेगा के ऊपर के ये क्या एफ या लैम्बडा के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम एंड टाइप ऑफ वेव। समझ में आया? क्यों अंकित, समझ में आया? बताओ इसका यूनिट क्या आएगा? सोचने लगा, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड आएगा, मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? आजकल के बच्चों को कितने सारे नए नए तरीका मालूम है बहाना कि टीचर को पता ना चले कि मैं बेवकूफ हूं, छुपाने की। हाउ टू प्रूव दैट यू आर एन इंटेलिजेंट, यूट्यूब में सोचो तो मिल जाता है। ढूंढे हो कभी? ढूंढो, मिलेगा। आप चाहे आउटरेट इडियट हो, लेकिन यूट्यूब में क्या नहीं मिलता है? कुछ भी कुछ मिलता है। क्या करने से टीचर को पता नहीं चलेगा कि हम क्लास में आराम से बैठ सकते हैं, कुछ सुनेंगे नहीं, पता चलता है। ऐसा स्माइल करो, बीच बीच में ऐसे ऐसे मुंडी हिलाते रहो और अपना सोचते रहो सलमान खान के बारे में, कौन सा टाइगर 3, नहीं पता नहीं चलता। नहीं, तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बच्चों को तकनीक मालूम है। और क्या क्या वो पॉलिश वगैरह मिलता है, ऐसे आंखों पे ऐसे लगा देते हैं, यहाँ से इसको खोल देंगे तो ऐसे चिपक जाएगा, ऐसे बैठे रहेगा और सो गया। नहीं, ये देखा वो टॉम एंड जेरी में मैं दिखा था, वैसे लगाता है,
माचिस का तीली लगा के आंखें ऐसे खुला करके सो जाता है वो क्लासरूम में, देखे हो ना? हाँ। एनीवे मैं क्या करूँ, ये फिजिक्स है, जो ध्यान से सुनेगा उसको मजा आएगा। और मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि तो पूरा अंदर तक जाए, गर्माहट लाए, आराम दिलाए। और सुनोगे नहीं तो अंदर नहीं जाएगा, कहाँ से गर्माहट आएगा, क्या है, कब छुट्टी हुआ। जैसे हम बोलेंगे अभी खत्म हो गया, जय हिंद, तो तुरंत बोलेंगे थैंक यू सर, अभी तक आवाज नहीं आ रहा, अब कोई सो रहा है, अरे यार कब तक चलेगा ये सब। ठीक है, बस आपको खुश करने के लिए आज की क्लास को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। बट आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास एक बार इस वीडियो को एटलीस्ट 3x 4x 8x स्पीड में देख लेना, ताकि चीजें थोड़ा सा याद आ जाए, क्योंकि आगे की चीज ये सबको यूज करके बनने वाले हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।